जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यूपीएसआई की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी बोलियां बोली जाती है और इन बोलियों के अंतर्गत भी कितनी उपबोलियां बोली जाती है। ठीक है, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की बोलियां। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती है वो लगभग 6 बोलियां बोली जाती है, जिनमें कि यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा और अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली और बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ये आपकी प्रमुख बोलियां है जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और इन बोलियों के अंतर्गत कुछ उपबोलियां भी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ब्रज भाषा के अंतर्गत जो उपबोलियां बोली जाती है जैसे कि भरतपुरी, अंतरदेशीय, डांगी, बुक्सा, ग्वालियरी और माथुरी, ये सभी आपकी ब्रज भाषा की उपबोली है। यानी ब्रज भाषा जो है ये एक बोली है और ये इसकी उपबोली है। ठीक ऐसे यहाँ पर अवधी बोली है, इसके अंतर्गत यहाँ पर आपकी बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बघोनी ये आती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर भोजपुरी है। भोजपुरी बोली जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और इसके अंतर्गत कुछ उपबोलियां आती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गोरखपुरी, सोनपुरी और मघेसी, सखरिया, सारण, छपरिया, खारवाही, ये सभी उपबोली है भोजपुरी बोली की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हालांकि मैं आपको इनको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए जिससे कि आपके क्लियर हो सके कि उत्तर प्रदेश के जो अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती है उनकी उपबोली किस किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, खड़ी बोली। खड़ी बोली को कोरवी बोली कहा जाता है और खड़ी बोली के अंतर्गत यहाँ पर पूर्वी कोरवी, पश्चिमी कोरवी, बिजनौरी और पहाड़ ताली, ठीक है, ये बोली जाती है। और यहाँ पर देखिए, बुंदेली जो बोली है इसके अंतर्गत यहाँ पर राठौरी, लोहाती और बनाफरी, ये इसकी उपबोलियां हैं। और जैसे कि यहाँ पर कन्नौजी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चार्ट को आप समझ सकते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां निम्न है, जो मैंने अभी आपको बताई। एक तो खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, फिर अवधी, फिर भोजपुरी और फिर बुंदेली और फिर कन्नौजी। ये 6 बोलियां हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो आइए एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ब्रजभाषा। ठीक है, तो ब्रजभाषा के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, ब्रज का प्राचीन नाम सूरसेन था। ठीक है, जो ब्रज का प्राचीन नाम था वो सूरसेन था। और ब्रज शब्द का अर्थ जो है वो गोस्थली है या फिर गोचारण स्थल, अर्थात गाय के चरने का स्थान इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है। ठीक है, तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। और जिसका जन्म यहाँ पर 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। ठीक है, मथुरा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है, इसलिए उस क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस ब्रजमंडल के आसपास जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है देखिए। जैसे कि इसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं आदि ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस भाषा का केंद्र जो है वो मथुरा एवं वृंदावन है। यानी ब्रज भाषा जो मुख्य रूप से बोली जाती है, जहाँ इसका केंद्र बिंदु है वो है यहाँ पर मथुरा और वृंदावन। इन दोनों में यहाँ पर ब्रज भाषा बहुत जोरों शोरों से बोली जाती है। अब आगे देखें, यहाँ पर ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति ब्रज भाषा को बोलते हैं। अब देखिए, ब्रज भाषा की कुछ प्रमुख उपबोलियां भी है, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में आपको बताया था। तो ब्रज भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है? भरतपुरी है, फिर अंतरदेशीय या अंतर्वेदी भी इसको कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर है भुक्सा, जो कि आपके नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा है। फिर आपकी डांगी, फिर माथुरी और फिर ग्वालियरी, ये आपकी ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर के रूप में आपसे क्वेश्चन कहीं पर भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा मध्यकाल की प्रमुख भाषा थी, अर्थात मध्यकाल में यह अपने स्वर्णिम शिखर पर विराजमान थी। यानी मध्यकाल के अंतर्गत ब्रज भाषा जो है वो सर्वाधिक बोली जाती थी, इसलिए इसको यहाँ पर कहा गया है कि ये अपने स्वर्णिम शिखर पर विराजमान थी। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बोली के रूप में इसका साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा के स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध रही है। यानी
जो ब्रज भाषा है ये बोलने के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, बहुत ज़्यादा समृद्ध भाषा थी। लेकिन इसका कोई साहित्य नहीं है, इसमें कोई साहित्य वगैरह की इतनी खास रचना नहीं हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर ब्रज भाषा के प्रमुख कवि देखते हैं यहाँ पर कौन-कौन से हैं। तो ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि है जिनमें आपका पहला है तुलसीदास और अष्टछाप के सभी कवि। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि। कौन-कौन से? कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और नंददास और चतुर्बुद्धदास। ये 8 कवि जो है ये अष्टछाप के कवि कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है, कवि में से एक थे, ठीक है? अब आगे देखिए कुछ और यहाँ पर कवि है जो कि ब्रज भाषा से ही है, जैसे कि रहीम, बिहारी, रसखान, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर, जगन्नाथ रत्नाकर और मीराबाई। और भी यहाँ पर ब्रज भाषा के प्रमुख कवि जैसे कि घनानंद और नाभादास, नरोत्तम दास, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, कविरत्न और लल्लूलाल इत्यादि जो कवि है ये आपके ब्रज भाषा के प्रमुख कवि में से एक है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से है। सरसरी निगाह से इनको देख लेंगे तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा तो आप इनको बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है सूरसागर, उद्धव शतक और बिहारी सतसई इस भाषा की श्रेष्ठ कीर्तियां हैं। यानी सूरसागर है और उद्धव शतक है और बिहारी सतसई, ये जो यहाँ पर रचनाएं की गई है ये ब्रज भाषा में की गई है और ये सर्वश्रेष्ठ कीर्ति मानी जाती है ब्रज भाषाओं की, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे देखिए ब्रज भाषा ओकार बहुलक भाषा है, अर्थात इसके अंत में ओ लग जाता है, ठीक है? तो ब्रज भाषा ओकार बहुलक भाषा है, ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए ब्रज भाषा की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए विशेषताओं में इसकी देखेंगे, ब्रज भाषा में ए ओ को ए और औ करके बोला जाता है, जैसे कि उद्धो, मेरो, तेरो, आयो आदि, ठीक है? यानी इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा को आई की मात्रा और औ की मात्रा करके बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसकी एक विशेषता है। इसमें देखिए और विशेषता इसकी देखिए, जैसे कि ल और अड़ के स्थान पर र हो जाता है। अगर किसी शब्द में ल है तो उसके स्थान पर र हो जाता है, जैसे कि देखिए झगड़ा। झगड़ा को कैसे बोलते हैं ब्रज भाषा में? झगड़ो। हमारे साथ झगड़ो कर रहे हो तुम, इस तरीके से। ये क्योंकि ओकार बहुला है ना, तो अंत में जो शब्द आते हैं उनमें ओ की मात्रा जुड़ जाती है, इसलिए इसको ओकार बहुलक भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीला, पीला के स्थान पर पीरो। तुम्हारी शर्ट का पीरो रंग है, ठीक है? ऐसे नहीं बोलेंगे तुम्हारी शर्ट का पीला रंग है, ऐसे बोलेंगे तुम्हारी शर्ट का पीरो रंग है। जैसे कि यहाँ पर लड़का, लड़के को क्या बोलेंगे? लरिका। अड़या के स्थान पर र हो जाएगा तो लरिका। इस तरीके से इसमें वर्णों का स्थान बदल दिया जाता है। फिर आगे यहाँ पर देखिए व्याकरणिक स्तर पर लिंग रचना में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, इनी और इनी आनी प्रत्यय लगाते हैं, जैसे कि जेठानी, ग्वालिनी, ठीक है? ये इस तरीके के यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। ये आपके ब्रज भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? अब आगे देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए, आई और अन प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है? तो अगर एक वचन है और उसको बहुवचन बनाना है तो ब्रज भाषा में उनमें अंत में क्या कर देंगे? आई की मात्रा और अन प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर वह के स्थान पर मैं हो जाता है। अगर किसी शब्द में वह दिया गया है तो वहां पर मैं हो जाता है, जैसे कि गांव। गांव में अंत में क्या शब्द है? वह। तो वह के स्थान पर यहाँ पर मैं हो जाता है, गांव। गांव को गांव बोलते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ तो गांव बोलते हैं, लेकिन ब्रज भाषा में अगर जाकर देखेंगे तो गांव को बोलेंगे गांव। गांव में नहीं जा रहा, ठीक है? इस तरीके से बोलते हैं। अब देखिए आगे पहचान के लिए वाक्य, वाने में को कहो को जाति ए, गधा धोइबे ते बछड़ा नाई हवे जात। ये यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है जो कि आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो इसकी आपको पहचान रखनी है, ठीक है? अब देखिए उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली अगली भाषा यहाँ पर देखते हैं अवधी। अवधी के बारे में यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। अवधी बोली का केंद्र जो है वो अवध या फिर अयोध्या है। अयोध्या के आसपास जो बोली बोली जाती है वो अवधी बोली बोली जाती है। देखिए जैसे कि पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली जो है वो अवधी है, ठीक है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही अवधी बोली बोली जाती है जो कि सबसे लोकप्रिय है। अवधी बोली को कोसली, पूर्वी, बैसवाड़ी एवं पूर्विया आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है? तो
जो अवधी बोली है उसको कोसली के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी के नाम से भी, बैसवाड़ी के नाम से भी एवं पूरबिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए यहाँ पर अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी करा दिया है पीछे वीडियो में। ठीक है, तो अवधी भाषा का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पर अवधि का जो क्षेत्र है, यानी अवधि बोली जो है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो देखिए इस बोली का विस्तार अवध प्रांत के आसपास जैसे कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मिर्जापुर का पश्चिमी भाग, यहाँ तक आपकी जो अवधी भाषा है वो यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अवधी में साहित्य एवं लोक साहित्य खूब मिलता है, यानी अवधी भाषा में बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, लोक साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है, और अवधी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। लगभग 2 करोड़ व्यक्ति अवधी भाषा को बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर अवधी की उपबोलियां। तो देखिए अवधी की 3 उपबोलियां है, जैसे कि बैसवाड़ी और मिर्जापुरी और बनोगी। ये अवधी बोली की कुछ उपबोलियां है। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं अवधी भाषा में। तो देखिए पद्मावत। पद्मावत यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि ठेठ अवधी में लिखा गया है। जो पद्मावत लिखा गया है वो मलिक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अवधी भाषा में ही लिखा गया है। दूसरी रचना यहाँ पर देखते हैं रामचरितमानस। तुलसीदास ने इसकी रचना की थी और ये अवधी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस को ही अवधी भाषा से रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, यानी अवधी भाषा का सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य जो माना जाता है वो रामचरितमानस को ही माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मुल्ला दाऊद ने एक लोर कथा लिखी थी चंदायन। ये भी आपकी अवधी भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है, ये चंदायन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में भी आता है, शायद जेल वार्डन वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, और देखिए अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि जो है वो तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान मंझन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद इत्यादि जो है अवधी भाषा के प्रमुख कवि है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अवधी भाषा की विशेषता यहाँ पर देखते हैं कि अवधी भाषा की विशेषता क्या क्या है। तो देखिए अवधी मुख्यतः आकारांत बोली है, यानी कि इसके अंत में आकारांत शब्द लगते हैं। ठीक है, इस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी हम का प्रयोग मैं के रूप में कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्यंजनांत होना इसकी मुख्य विशेषता है, और इसमें अनय के स्थान पर न आता है, जैसे कि प्राण। प्राण को अवधी भाषा में क्या बोलते हैं? प्राण। ठीक है, अनय के स्थान पर न हो जाता है। अब देखिए इसमें ल और अड़य के स्थान पर र हो जाता है, जैसे कि जोड़ का हो जाएगा जोर और मूसल का हो जाएगा मूसर। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषताओं में ही आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें संज्ञाओं के 3 रूप मिलते हैं, जैसे कि घोर, घोरवा, घोर ऊना। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी संज्ञा होगी उसके 3 रूप मिलेंगे, घोर, घोरवा, घोर ऊना। इस तरीके से यहाँ पर 3 रूप में संज्ञाएं बन जाती है इसमें। इसकी पहचान के लिए एक वाक्य यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ऊ बड़ा भोंदू रहा, गांव माँ एकठे चोर रहत रहा। ठीक है, ये इसका एक वाक्य लिखा गया है अवधी भाषा का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अवधी भाषा के बारे में इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं भोजपुरी भाषा। तो भोजपुरी भाषा का जो प्रमुख केंद्र है वो भोजपुर है, जो कि आपके बिहार में पड़ता है। बिहार का एक गांव है भोजपुर, उसके नाम पर ही भोजपुरी भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा है। ठीक है, अब देखिए भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है, और इसका जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यानी भोजपुरी भाषा का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा है। यानी भोजपुरी का जो भोजपुरी नाम पड़ा है ना, वो बिहार में एक गांव है भोजपुर, उसके आधार पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा है। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी के एक विद्वान हुआ रेमंड। रेमंड ने सबसे पहले भोजपुरी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और भोजपुरी का अन्य नाम जो है वो पूर्वी भी है। आपको याद होगा कि पूर्वी जो नाम था वो अवधी बोली के लिए भी प्रयुक्त किया गया था। जब हम अवधी बोली के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो अवधी का भी दूसरा नाम यहाँ पर पूर्वी था, और भोजपुरी का भी नाम यहाँ पर दूसरा पूर्वी है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इनमें से टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर भोजपुरी का क्षेत्र, यानी भोजपुरी भाषा जो है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो देखिए गोरखपुर,
देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सीवान, गोपालगंज, सारण और पूर्वी फैजाबाद इत्यादि क्षेत्रों में भोजपुरी जो है बोली जाती है। ठीक है। अब देखिए हिंदी प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। और देखिए भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो भोजपुरी भाषा विदेशों में बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस में बोली जाती है, सूरीनाम और फिजी और त्रिनिदाद और गुयाना, इन देशों में भी यहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए भिखारी दास ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी दास ठाकुर जो है ये भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं और भोजपुरी का भारतेंदु भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए भिखारी दास ठाकुर की प्रमुख रचना जो है वो विदेशिया है और ये विदेशिया जो है ये एक लोक नृत्य है। ठीक है। और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ व्यक्ति जो है वो भोजपुरी भाषा बोलते हैं। ठीक है। और भोजपुरी में लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। अब भोजपुरी के प्रमुख कवि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि कबीर दास ये भोजपुरी के कवि है, चरण दास, भिखारी दास ठाकुर, राहुल सांकरत्यान और फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। ये आपके भोजपुरी के प्रमुख कवि है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर भोजपुरी की प्रमुख उपबोलियां। देखिए भोजपुरी की प्रमुख उपबोली जिसमें कि आपकी उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया, ये चार भोजपुरी की उपबोलियां है। इन चारों को यहाँ पर प्रमुख उपबोलियों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और बाकी की जो भोजपुरी की उपबोलियां है, जैसे कि सोनपरी है, गोरखपुरी है, सखरिया है, सारण है, छपरिया और खारवाही और मघेसी, ये सभी 11 की 11 भोजपुरी की उपबोलियां है। आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ ले जाए इनमें से कौन सी उपबोली भोजपुरी की नहीं है, तो आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन नहीं देगा, तो उस पर आपको टिक करना है। इसलिए सरसरी निगाहों से इनको एक बार जरूर देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर भोजपुरी भाषा की जो विशेषताएं है, उसकी विशेषताओं में देखिए क्या आता है। ध्वनि स्तर पर भोजपुरी अवधि के काफी निकट है। यानी जिस तरीके से अवधि बोलते समय आवाज निकलती है ना, ठीक इसी तरीके से भोजपुरी जब बोलते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे अवधि बोल रहे हैं। और अवधि बोलेंगे तो उसको बोलते समय ऐसा लगेगा कि भोजपुरी बोल रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के काफी निकट है। ठीक है। इसमें देखिए अण् ध्वनि नहीं है, यानी भोजपुरी में अण् ध्वनि आती ही नहीं है। अण् के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए भोजपुरी में ए, ई, उ इनके अति हसुर रूप पाए जाते हैं। यानी ए की मात्रा, ई की मात्रा, जो उ है ना, ये बहुत ही कम समय के लिए इनका प्रयोग होता है। बहुत ही कम समय में, हर्ष में, हर्ष का मतलब क्या है, बहुत ही कम समय में इनका प्रयोग इस भाषा को बोलते समय किया जाता है। अब देखिए शब्दों में रे का लोप हो जाता है। अगर भोजपुरी बोल रहे हैं और कई शब्दों में रे आ जाता है तो वो रे बोला ही नहीं जाता, उसका लोप हो जाता है। ठीक है। अब देखिए भोजपुरी में अवधि की तरह संज्ञा के 3 रूप होते हैं। भोजपुरी में अवधी भाषा की तरह ही संज्ञा के 3 रूप है, जैसे कि घोरा, घोरवा और घोरुआ। ठीक है। ये हमने आपको अवधी भाषा में भी अभी बताया था। ठीक है। तो ठीक उसी की तरह संज्ञा के 3 रूप इसमें भी होते हैं। अब देखिए भोजपुरी भाषा की पहचान के लिए एक वाक्य लिखा गया है, इसको पढ़कर हम देखते हैं। तो चलिए, हम देखिल रहल बानी, ऊ हमरा के खेल ही न देत रहे। तो ये यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है जो कि आपका भोजपुरी में लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ ये भोजपुरी वाला कंसेप्ट भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर खड़ी बोली। खड़ी बोली को यहाँ पर कोरवी बोली भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए बोली का केंद्र यानी खड़ी बोली का जो प्रमुख केंद्र है वो मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। अब देखिए खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो कोरवी है। और ये जो कोरवी नाम दिया है ये इसको राहुल सांकरत्यान ने दिया है। ठीक है। अब देखिए खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और राहुल सांकरत्यान जो है इन्होंने इसको कोरवी नाम दिया है, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था। और खड़ी बोली का जो अर्थ है वो मानक हिंदी से है। यानी हमारी जो मानक हिंदी है जो कि हमारे संविधान में वर्णित है, मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी, वो यहाँ पर खड़ी बोली से ही मिलती जुलती है। यानी खड़ी बोली और उसमें इतना खास डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे के एज इट इज है। ठीक है। अब देखिए खड़ी बोली के प्रथम कवि जो है वो अमीर खुसरो थे। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो था वो था आपका प्रिय प्रवास। और ये जो प्रिय प्रवास था
ये खड़ी बोली में तो लिखा गया था, लेकिन ये जो लिखा था वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा था। ठीक है, तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, जो कि आपकी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अब देखिए खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य जो है वो कामायनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कामायनी। और कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की थी। अब देखिए यहाँ पर खड़ी बोली शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लल्लूलाल एवं सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लल्लूलाल के द्वारा किया गया था और सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए खड़ी बोली को यहाँ पर गंवारू भाषा भी कहा जाता है। तो देखिए खड़ी बोली को जो गंवारू भाषा कहा था वो किसने कहा था? अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अब्दुल हक, इसने इसको गंवारू भाषा बता दिया। अब आगे देखें यहाँ पर भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी भाषा कहा है, और गिलक्राइस्ट एक विद्वान हुए, इन्होंने खड़ी बोली को टंकसाली कहा है। ठीक है, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो देखिए कहाँ कहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तो रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक विस्तृत है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। और खड़ी बोली बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 2 करोड़ व्यक्ति है। ठीक है, 2 करोड़ लोग जो है वो खड़ी बोली को बोलते हैं लगभग में। और इसकी विशेषताएं क्या है? खड़ी बोली की ध्वनियां दीर्घ स्वरांत है, इनकी अन्य ध्वनियां मानक हिंदी की ध्वनियों के समान है, और इसमें अनय के स्थान पर न हो जाता है। खड़ी बोली में अंग्रेजी का जो ओ ध्वनि होती है ना, उसको भी स्थान दिया गया है। तो अंग्रेजी का ये ओ जो है, ये जैसे कि अंग्रेजी वर्ड कोई लिखने होते हैं हिंदी में, जैसे कि डॉक्टर लिखना होता है, तो डो के ऊपर जो होता है ना वो चांद सा, उसको यहाँ पर ओ की ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो ये खड़ी बोली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए खड़ी बोली की जो प्रमुख उपबोलियां है वो कौन कौन सी है? पहली है आपकी पूर्वी कोरवी, फिर है पश्चिमी कोरवी, फिर है पहाड़ताली और बिजनौरी। ये 4 उपबोलियां है जो कि आपकी खड़ी बोली की उपबोलियां है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बुंदेली उपबोली। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा गया है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और यह बोली ओकार बहुला बोलियों की श्रेणी में आती है। यानी जब इनके शब्दों को हम बोलते हैं तो अंत में ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये ओकार बहुला है। ठीक है, अब देखिए बुंदेली बोली का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में यह बोली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा के पश्चिमी भाग आदि जगहों पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये बुंदेली बोली भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इस बुंदेली बोली की प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है। तो इसकी प्रमुख उपबोलियां राठौरी और पंवारी, लोधांती, भदावरी, बनाफरी और कुंडी, ये सभी बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। ठीक है, अब हिंदी प्रदेश की प्रमुख शौर्य लोक गाथा आल्हा बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। यानी कि आल्हा उदल वाला आपने कोई नाम सुना होगा, तो जो आल्हा खंड लिखा गया है ना, वो बुंदेली भाषा की उपबोली है बनाफरी, वो बनाफरी में लिखा गया है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर कन्नौजी। कन्नौजी बोली बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है, और यह भी ओकार बहुल है। यानी इसके जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों के अंत में ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर कन्नौज, इसका प्राचीन नाम जो है वो कन्याकुब्ज है। ठीक है, कन्याकुब्ज कन्नौज का प्राचीन नाम है, और इसका प्रमुख केंद्र जो है वो कन्नौज ही है। यानी कन्नौजी बोली का जो प्रमुख केंद्र है वो कन्नौज ही है, कन्नौज में ही ये बोली बोली जाती है। कन्नौजी का जो क्षेत्र है, यानी कन्नौजी बोली का जो क्षेत्र वो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में यह बोली इटावा में बोली जाती है, पीलीभीत में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में, कानपुर में, हरदोई में और कन्नौज में आदि जिलों में कन्नौजी बोली बोली जाती है। इसमें साहित्य रचना नगण्य है, यानी कन्नौजी भाषा में साहित्य बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, नगण्य मतलब ना के बराबर ही है। ठीक है, तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली 6 बोलियां, और उनकी उपबोलियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बताया है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, और गारो मेघालय राज्य की बोली है।
गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 वहाँ पर जातियाँ है और ये तीनों जाति अपनी अलग-अलग यहाँ पर बोली बोलते हैं। तो गारो जो है ये मेघालय राज्य की ही बोली है। अब देखें यहाँ पर बांग्ला, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। यानी त्रिपुरा राज्य की अगर आपसे राजभाषा पूछी जाए तो वो बांग्ला है। और गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वो देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो गुजरात राज्य में हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। अगर आपसे विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय पूछ ले तो आपको मॉरिशस पर टिक कर देना है। अब देखें यहाँ पर डिंगल यानी कि राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप है ये। और डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न शायद यूपीएसआई में आया था प्रीवियस ईयर के, जब मैं लगा रहा था तो शायद मुझको लगता है कि उसमें ये आया था। ठीक है, तो डिंगल जो है, डिंगल भाषा ये भाट भाषा के नाम से भी जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय पूछे तो आपको नई दिल्ली पर टिक कर देना है। पाली भाषा का अन्य नाम जो है वो मागधी है। तो पाली भाषा को यहाँ पर मागधी भाषा भी कहा जाता है। देखिए, पाली भाषा का जो संबंध है वो बौद्ध साहित्य से है। यानी बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। अगर आपसे केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय पूछा जाए तो वो आगरा में स्थित है। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो संस्कृत है ये आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर निबट्ठा, निबट्ठा जो है वो बघेली की उपबोली है। यानी बघेली एक बोली है और इसकी जो उपबोली है वो आपकी निबट्ठा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। यानी इन्होंने अपभ्रंश को जो नाम दिया है वो पुरानी हिंदी नाम दे दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है? पाली भाषा। और वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। वर्तमान में जो हम हिंदी बोलते हैं ना तो वो खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली के रूप में ही जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यानी ब्राह्मी लिपि जो है वो विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक है और यह भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। भारत में जितनी भी लिपियों का जन्म हुआ है ना वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है और ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उपभाषा किसे कहते हैं? यहाँ पर उपभाषा की परिभाषा इस वाक्य में यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। ठीक है, यानी भारत के लिए जो हिंदी भाषा का नाम सुझाया था ना वो राजा राम मोहन राय ने ही सुझाया था। अब देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुई, तुलु, कोडगु या कुर्गु भी इसको बोला जाता है। तोड़ा, तोंडी, कुड़ुक या फिर ओराव एवं मालतो, ये सभी जो भाषा मैंने अभी आपको बताई है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुरी बोली का स्थानीय नाम जो है वो ढूंढाड़ी है। जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले कशिका भाषावादी क्षेत्र है और कशिका का विकास स्थल वाराणसी है। ठीक है, तो कशिका का विकास स्थल कहाँ है? वाराणसी है। काशी के नाम पर ही इस क्षेत्रीय बोली का नाम कशिका पड़ा है। यानी जो कशिका हम बोल रहे हैं ना ये एक बोली है और इस बोली का जो कशिका नाम पड़ा है वो काशी के नाम पर ही पड़ा है। अब देखिए, अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है एवं विश्व की संपर्क भाषा जो है वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो संपर्क भाषा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो भारत की संपर्क भाषा फिलहाल कौन सी है? हिंदी। और विश्व की जो संपर्क भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी। ठीक है, अब देखिए, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखिए, सबसे पहले हिंदी बोली जाती है सर्वाधिक, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है, उसके बाद मराठी,
फिर तेलुगु और फिर तमिल। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल। ठीक है, अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा चैप्टर, जो कि मैंने आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट करा दी है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी हम किसी वीडियो में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी इसके एपिसोड ला सके और आपको पूरी हिंदी इसी तरीके से कंप्लीट करा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।